सो एक तो मैं कुछ सवाल जो मैंने कल कराए थे आप लोगों को, उसी पर मैं एक क्वेश्चन देख के बस ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कल की चीज़ याद है कि नहीं, राइट। तो एक हम लोग प्रोडक्ट बताते हैं, जस्ट फाइंड द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। आज मेरा उद्देश्य है आपको मैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन या एल्काइलेशन, वैसे मेथिलेशन इज़ मोर फेमस, तो HEM रिएक्शन के नाम से फेमस है, and it is oftenly asked in JEE Advanced. It's a very very important reaction, so that I will discuss with you today, and along with this I will discuss two mechanisms. One is Beckmann rearrangement, another one is Fry's rearrangement, and apart from this I will discuss few questions ABCD type, A B C D E F G H kind of questions, and then we'll continue. So continue करेंगे, ठीक है, बात मेरी समझ गए आप लोग। और रक्षाबंधन है तो ये सारी तो मेरी बहनें ही हैं, हम लोग साथ में मनाएंगे रक्षाबंधन। वी विल हैव द क्लास, दैट्स आई वांट टू अनाउंस दिस, राइट। बाकी बच्चों की छुट्टी होगी, उनको भी एग्जाम का कोई फील नहीं है, बट वी विल बी हियर एंड हैव द क्लास, ओके, ठीक है। दैट इन दैट वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, श्योर, अलॉन्ग विथ सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ओके। सो चलिए, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड डिस्कस इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री। फाइंड द प्रोडक्ट एंड डिस्कस इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री। मुझे विश्वास है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा स्कोर कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, NaI एसीटोन से हमने ट्रीट किया। फाइंड द प्रोडक्ट एंड डिस्कस स्टीरियोकेमिस्ट्री, डू फास्ट। हो गया? सिस पता है, अब मैं कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ कि एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको जरूर करोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल मतलब रटा रटाया तरीका है, इसमें हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ना बच्चों। हाँ, हम कहेंगे ये नीचे मतलब ये H और इसको BR ना बच्चों। BR के सामने कौन आ गया, H, और ये H के सामने कौन आ गया, BR। यस, इज इट क्लियर? एंड हियर two methyl groups are here. It's very easy. Now as we know that ये दोनों ब्रोमीन ग्रुप एक दूसरे के स्टैगर्ड पोजीशन पे हो, कहाँ होगा, ताकि एंटी एलिमिनेशन हो सके। सो हम इसको यहाँ ले आएंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या काम करना है, हम फटाका इसको पूरा करने वाले हैं। यहाँ BR आ गया, यहाँ मेथिल आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, है ना बच्चों। और फिर हम क्या करेंगे, इस BR को यहाँ कर देंगे। कहेंगे सर अभी आप एक नीचे किए हो, तो मैं आपसे बोलूँगा कि एक नीचे दो ऊपर नहीं है, ये दिखने में ऐसे हैं, ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, 120 120 120 एंगल पे हैं, क्लियर है ना। हाँ, ये BR हमारा यहाँ आ गया। हाँ, अभी जरूर कि ये स्टैगर्ड पोजीशन में दूर दूर है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, H, और ये क्या हो जाएगा, मेथिल। नाउ NaI हम जानते हैं BR प्लस यहाँ जाता है ना बच्चों, वी रिमेंबर द मैकेनिज्म। इसमें I2 बाद में निकलता है, ओके। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और ये BR माइनस निकल जाएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये H और मेथिल। और हमको पता है कि देखो H इधर है ना, है ना बच्चों। और ये भी देखो मतलब ये ऐसे है, इसमें भी H इधर है, बोलो, इसमें भी H इधर है, इसमें भी H इधर है, दोनों H एक साइड में है और मेथिल मेथिल एक साइड में है। ये क्या बन गया, सिस, ठीक है। कितने लोग सही किए हो, वाह, गुड, दैट्स ग्रेट। सो हम लोग अब पढ़ते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन, ठीक है। पढ़ते मतलब बहुत शॉर्टली देखते हैं, फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, राइट।
हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन। एग्जॉस्टिव मतलब पूरी तरह से, कहीं एग्जॉस्ट हो गया यार, पूरी तरह डन इन, डन इन समझते हो, खत्म हो गया, डन इन, पूरी एनर्जी चूस के निकल गई। एग्जॉस्टिव, कंप्लीटली वर्कड आउट, राइट। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन। इतना करते बच्चों हम लोग प्रोसेस। देखो ये रिएक्शन लिखा हो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बहुत कम टाइम है तो ऑब्वियसली मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने अभी 2 साल पहले देखा था कि इसका एक छोटा सा हिस्सा पूछ लिया था, राइट। सो क्या करते हैं वो, हमने कोई अमीन ले लिया RNH2, इस अमीन को हम लोग CH3I से ट्रीट करते हैं, CH3I से, और ये लेते हैं एक्सेस में। ये I होना जरूरी नहीं है, CH3X कोई और भी हो सकता है, ओके, एक्सेस में। और ये हम लोग काम कराते हैं बेसिक मीडियम में, मतलब मैं क्या लिया K2CO3 एक्वस। K2CO3 बच्चों आपको पता होगा कि ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, सॉल्ट ऑफ, कई बार बच्चे सोचते हैं क्यों दिया गया है, रिएक्शन में नहीं, ये वीक एसिड है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो पानी में ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, H2O से ये H+ ले लेगा, बन जाएगा H2CO3 और OH माइनस यहाँ पे बच जाएगा। तो कैसा मीडियम दिया ये, बोलो। तो ये K2CO3 क्यों लिया गया, तो यू शुड नो दैट इट्स फॉर द बेसिक मीडियम, टू क्रिएट द बेसिक मीडियम, ठीक है। तो ये हम लोग ये जो पहला स्टेप करते हैं, ये बच्चों देखेंगे, मैं बताऊंगा मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं। फिर इसको हम ट्रीट करते हैं Ag2O, वो भी आर्द्र मतलब मॉइस्ट लेते हैं, Ag2O बताऊंगा क्या करते हैं, क्यों करते हैं। और तीसरा फिर इसको हम लोग गर्म कर देते हैं, ठीक है, पायरोलिसिस। गर्म करने क्या बोलते हैं हम लोग, पायरोलिसिस, इसको हम गर्म कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। दिस ऑल 3 स्टेप्स आर नोन एज हॉफमैन एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब ये बार बार ट्रीट कर रहे हैं। एडवांस में सवाल सिर्फ इस फर्स्ट स्टेप के वो पूछा गया था कुछ दिनों पहले, NCERT में इसको लेकर डिस्कशन किया है 3-4 लाइन में, है ना, अमीन चैप्टर में। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन, क्लियर। सो बनता क्या है मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। पहले क्या होता है बच्चों ना, ये CH3I के ऊपर SN रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। J एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है और ये I- बाहर निकलता है, राइट। दिस सिंपल SN2 रिएक्शन, कैसा रिएक्शन है, SN2, बिकॉज इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हेलो, क्लियर। एंड I- इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप अनडाउटली। तो क्या होगा, ये अटैक करेगा, बन जाएगा, ध्यान रखो, NH2, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आया, ये हो जाएगा CH3, और क्या बाहर निकल गया, I-। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इस हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहाँ H+ निकल जाएगा। इस H+ को निकालने में I- भी हेल्प करेगा, तो ये रिएक्शन आगे मूव करेगा और अल्टीमेटली ये बन जाएगा NHCH3। प्यारे बच्चों कहते हैं कि इस पूरे रिएक्शन में क्या हुआ कि I की जगह RNH ग्रुप आ गया, बोलो, I की जगह, इसे कई लोग उल्टा भी बोलते हैं, कहते हैं एक हाइड्रोजन गया वहाँ CH3 आ गया, इसलिए इसको कई लोग बोलते हैं मेथिलेशन। क्या बोलते हैं, बोलो। बट दिस मेथिलेशन इज, द टर्म इज नॉट मैकेनिज्म वाइज करेक्ट टर्म, बिकॉज एक्चुअली मेथिलेशन नहीं हुआ, बल्कि अटैक ये नहीं किया, अटैक इसके ऊपर हुआ है, बोलो। अटैक ये नहीं किया, अटैक इसके ऊपर हुआ है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया है और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस हो गया, तो H+ यहाँ से निकल गया, H+ और I- HI बाहर निकल गया, RNHCH3, क्लियर। कोई डाउट, नो डाउट, वेरी गुड। अब अगेन देखो, इसका फिर से लोन पेयर है, बोलो, है कि नहीं, यहाँ फिर से लोन पेयर है, और हमारे पास ये जो CH3I है, इसकी कमी है क्या, नहीं कमी है, तो हमने इसलिए उसको एक्सेस में ले रखा है कि जब तक है जान, नहीं, जब तक है लोन पेयर तब तक अटैक करते रहो, बोलो। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ फिर से अटैक करेगा और ये I निकल जाएगा। नाउ वी विल नॉट रिपीट द स्टेप्स
वी नो दैट दिस विल अटैक, और ये HI बाहर निकलेगा, बोलो ये अटैक करेगा और HI बाहर निकल, क्या बन जाएगा बोलो, RN, ये H निकल गया, CH3 अब इसके पास लोन पेयर नहीं है नहीं है कि है, तो अटैक करेगा फिर से नहीं करेगा, हैं फिर से करेगा, इसीलिए हम इसको एग्जॉस्टिव मेथिलेशन बोल रहे हैं। फिर से यहाँ अटैक होगा, फिर से यहाँ ऐसा रिएक्शन होगा। तो आपसे IIT एडवांस्ड में ये भी सवाल पूछा सकता है, JEE एडवांस्ड में, कि कितनी बार ऐसा रिएक्शन हुआ, तो जितने हाइड्रोजन है उससे एक ज़्यादा, ये 2 बार तो हो ही गया, एक यहाँ और एक यहाँ, अब जो तीसरी बार होने जा रहा है, क्योंकि लोन पेयर बचा रहता है। नाउ अब ये लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये I- निकलेगा, बोलो यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, हाइड्रोजन है क्या, क्या बन जाएगा ये RN CH3 प्लस, क्योंकि अब ये न्यूट्रल ये देखो यहाँ जो प्लस है ये न्यूट्रल कैसे हुआ था, ये H प्लस निकल गया था, बोलो H प्लस निकल गया, इलेक्ट्रॉन गया तो न्यूट्रल हो गया, नहीं यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, और यहाँ क्या आ जाएगा I-। दिस होल स्टेप इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव मेथिलेशन, एग्जॉस्टिव, क्लियर। IIT मतलब JEE एडवांस्ड में शायद 2 साल पहले सवाल पूछा गया था, ये क्या पूछा गया था, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलता है, क्वाटनरी अमोनियम या टर्सरी अमोनियम अमीन, सॉरी इसको क्या बोलोगे, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट या आयोडाइड, क्वाटनरी अमोनियम ये तो आयोन हो गया और ये उसका आयोडाइड हो गया, बोलो ये क्वाटनरी अमोनियम, ये क्या हो गया, ये टर्सरी अमीन, ये क्या हुआ, सेकेंडरी अमीन, एंड दिस वन इज प्राइमरी अमीन। तो JEE एडवांस्ड में ये पूछा गया था, इस रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, क्वाटनरी अमोनियम आयन या ऑल ऑफ दीज। ये रिएक्शन पूरी तरह आगे शिफ्ट नहीं होता, मतलब जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में सारे ही कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। बाद में यूजिंग लीस्ट चैटलियर प्रिंसिपल वी कैन शिफ्ट द रिएक्शन, हम इक्विलिब्रियम को लीस्ट चैटलियर प्रिंसिपल बोलते हो आप लोग, उस रिएक्शन को हम वैसे लूज चैटलियर प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग, हम रिएक्शन को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, यस, लेकिन ये सारे ही प्रेजेंट रहेंगे, तो ये बड़े क्लियरली NCERT मेंशन्ड है, पढ़ा आपने, ध्यान है, लिखा कि सारे ही, मुझे वो लाइन भी दिख रही है अमीन की राइट साइड में ऊपर लिखा हुआ है ना, इतनी बार पढ़ लियो मुझे लाइन से दिखता रहता है, तो वो उसमें मेंशन है कि सारे ही प्रेजेंट रहेंगे, ओके, इसको आप चाहो तो नोट कर लो। मेथिलेशन इज नॉट केमिकली करेक्ट नेम, है ना, दोस्त ने पूछा कि मीडियम बेसिक क्यों लेते हैं, ये दिशांत जी मेरे दोस्त हैं, पूछ रहे मीडियम बेसिक, अगर एसिडिक लेंगे तो ये एसिड जो है इस लोन पर खा जाएगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका लोन पेयर जिस जो हीरो की तरह रिएक्शन कर रहा है वही धर दबोचेगा उसको इसलिए उन्हें बेसिक मीडियम बनाया, ठीक, टू अवॉइड प्रोटोनेशन ऑफ अमीन। कितनी बार SN रिएक्शन हो रहा है, जितने नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है उससे एक ज़्यादा, है ना, एक ज़्यादा हुआ तभी वो जाके प्लस पे रुक गया हो गया।
पेपर आउट है ये, इससे सवाल मतलब पूछे जाते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। हो गया? तुम लोग खा के आए हो तो बोल नहीं पा रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो क्या? मतलब डाइजेशन कर रहे हो क्या? कल मैं रिकॉर्डेड मैच देखा लक्ष्य सेन का, जो बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है लड़का। मतलब मैं पीवी सिंधु का तो मैच देखता रहता था, मुझे पता था वो कैसे खेलती है। कल लक्ष्य सेन का मैंने रिकॉर्डेड देखा, लाइव कर नहीं देख पाया था। उसकी बॉडी चपलता चंचलता है, कूद रहा था भाई वो किसी तरफ से, वो बीच में उड़ जाए, मुझे दिखाई नहीं पड़ा था कहाँ गया वो, प्लेयर गया दिख रहा था, इतना तेज खेल रहा था वो, और कैसे भी मार रहा था बिल्कुल सही, मतलब हाईली ओरिएंटेड विथ गुड एनर्जी लेवल। तो मैं सोचा कि इतनी एनर्जी, अच्छा मैं बहुत दिन सोच, ये सही बात भी है, जब किसी की उम्र 15, 16, 17 साल की होती है, 18 साल की, 19 साल, 20 साल या 22 साल तक, 22 साल की एज तक एनर्जी बहुत भरी रहती है, मतलब थकने का नाम नहीं शरीर लेता है। बस तुम मेंटली अपने आप को डिप्रेस नहीं किए हो तो, है ना। फिजिकली जैसे कई बार मैं अपने बचपन के दिन याद करके ज़्यादा उछल कूद लेता हूँ तो 3-4 दिन तक थक जाता हूँ मैं समझ रहे हो क्या, लगता है बुढ़ा रहे हैं अब, वो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पॉलिश मारने से नहीं होता ना, अंदर का सिस्टम है ना समझ रहे हो ना। ये बातें तुमसे क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हारी जो एज है ना इसमें इनफाइनाइट एनर्जी है। अगर तुम अपने आप को ज़बरदस्ती कुंठित मन करके दबा नहीं दिए हो तो गजब की एनर्जी होती है भाई। और कई बार शुरू में पता नहीं चलता, तुम्हें अपने आप को पुश करना होता है, गजब की एनर्जी होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ता है तो एनर्जी जो है कम हो जाती है, वो बहुत बहुत नेचुरल है। नहीं हुसैन बोल्ट क्यों, अब लोग क्यों ऐसा कर लेते हैं, है ना, नहीं हो पाता ना, वो इतना तेज पैर उठेगा ही नहीं, फड़फड़ा के भागता रहता है, बिन एक कदम बढ़ाया उड़ जाए बीच में, वो इतना तेज गरीब यार, है ना। तुम्हें उसका देख रहा था, लक्ष्य सेन का गोल्ड मेडल लिया है बैडमिंटन में वो, मैं कहा देखिए भाई कौन लड़का नया निकल गया है भाई, कहाँ से आया ये, देखा तो उड़ जा रहा था बीच में वो, मुझे 1-2 बार दिखाई नहीं पड़ा कैसे मारा भाई, मैं फिर बैक करके देखा करी तो गजब कर रहा है ये तो। वो उधर मलेशिया वाला मारा शॉट, उसको लगा कि अब तो ये गिर गया, ये उठा दिया उसको उल्टे साइड में, वो आश्चर्यचकित है क्या कर दिया ये। तो ये एनर्जी है, 20 साल का लौंडा है वो, एनर्जी है, वो एनर्जी तुम्हारे में भी है। तुम अपने आप को अगर कुंठित नहीं कर लिए तो समझ लो ना, हंगामा बजा सकते हो। एडवांस में खास तौर से जो सवाल हम बता रहे हैं, पेपर में एक डिस्कस करूंगा 1-2 आप लोगों से, एकदम मैं रक्षाबंधन को पेपर एक डिस्कस करूंगा, पूरा एक पेपर, है ना, छुट्टी के दिन तो काफ़ी एकदम आसान क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में भी है, फिजिकल में भी है, ऑर्गेनिक में भी है। तो मैं आप सभी से यही बोलूँगा कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, एडवांस के ही पेपर ट्राई करो, वनली एडवांस के ट्राई करो, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी। वो हो जाए तब कुछ सोचना, ठीक है ना, वो हो जाए तब कुछ सोचना, उससे ज़्यादा ओरिएंटेड कुछ हो नहीं सकता है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, तो वही ट्राई करो। एक बार और बोल दूं क्या, सिर्फ वही ट्राई करो ठीक, चलो हम लोग यहाँ तक पहुँचाए एग्जॉस्टिव मेथिलेशन तक, बोलो ये एसएन रिएक्शन होते थे, हम यहाँ आ गए। अब देखो ये जो I- हुआ है ना, ये थोड़ा कामचोरी वाला, देखो यहाँ भी नाम आ गया, ये वीक बेस है। कैसा बेस है, वीक बेस है। हमें यहाँ पे कराना है एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन कौन करता है, बेस। कौन करता है, इससे बोले करोगे तो बुलाए तो भाग गया, ये कह रहा मैं नहीं हूँ ये काम चोर है, ये वीक बेस है I-, समझे। तो अब हमें एक तगड़ा बेस चाहिए, क्या चाहिए, तगड़ा बेस। तो तगड़ा बेस लेने के लिए हमारे देखो ये मान लो मैं मान लिया कि जो R है, R जो है मान लो ऐसा है, R जो है हमारा ये CH3CH2 ग्रुप है, ये R है, ठीक है। तो हमारा जो होगा वो क्या होगा, CH3CH2 N CH3CH3CH3 प्लस और I-।
आई मैंने इस बार जान बचाए भाग रहा है, वो बहुत कमजोर है। इसको मैंने ट्रीट किया बच्चों Ag2O मॉइस्ट से, आर्द्र। क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ। देखो Ag2O सिल्वर ऑक्साइड को अगर पानी से ट्रीट करोगे ये बनाता है AgOH। क्या बनाता है ये? AgOH। अब तुम्हें बताऊं मैं, जो सिल्वर के हैलाइड्स हैं, सिल्वर के हैलाइड्स हैं, उनके Ksp की वैल्यू बहुत कम है। Ksp की वैल्यू बहुत कम है, वेरी वेरी लेस, वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी, वो इतना कम है। Ksp जिसका ज़्यादा होता है ज़्यादा घुलता है, और कम होता है तो कम घुलता है, मतलब जल्दी बैठ जाता है, उसका प्रेसिपिटेट जल्दी मिलेगा। तो मतलब कुल मिला के कि Agx जो है स्टेबल होते हैं, वो अपना घुलते उलते नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जब AgOH को हम इससे ट्रीट करेंगे तो AgI, Ag प्लस OH, AgI जो है प्रेसिपिटेट बन जाएगा और OH माइनस वहाँ चला जाएगा। तो इस पूरे रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हमें मिलेगा CH3 CH2 N CH3 प्लस और OH माइनस, और AgI का हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्लियर? सो क्लियर हुआ आपको कि मैंने मॉइस्ट Ag2O क्यों लिया? ये गधवा कामचोर है इसलिए हमें लेना पड़ा। हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस AgI बाहर आराम से निकल सकता है, तो ये सब चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं। हुआ। अब हम इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको लास्ट स्टेप है, चाँप के गरमा दो, दैट इज कॉल्ड पायरोलिसिस, है ना। फायर मीन्स फायर, लिसिस मतलब तोड़ दो, गरमा के तोड़ दो उसको, ठीक है। अब इसको तोड़ोगे तो बच्चों ध्यान समझना, जो 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 नाइट्रोजन है उसके बीटा पोजीशन से, तो कोई अल्फा बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है, बीटा से, ध्यान देना, अगर बीटा कई तरह के होंगे, बीटा तो लेस हिंडर्ड, लेस hindered beta carbon will involve in reaction। इसीलिए कुछ लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि दिस इज द केस ऑफ हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये किसका रिएक्शन हो गया? किसका? इसमें डबल बॉन्ड वहां बनता है जहां पे लेस हिंडर्ड मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड, बोलो रे, लेस हिंडर्ड मतलब, हाँ, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर बीटा की कई संभावना होती है, दैट वी विल सी, हम एग्जाम्पल में देखेंगे, तो वहां से बीटा जाएगा, वहां से हाइड्रोजन जाएगा जो लेस हिंडर्ड होगा, ठीक है। तो बच्चों वो ज़्यादा एसिडिक भी होता है, वो ज़्यादा होता क्या है, देखो ये CH2 और ये H, OH माइनस इस H+ को ले जाएगा, क्या बन गया? H2O। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा एल्किन बना कि नहीं? तो अगर एल्किन की कई तरह की पॉसिबिलिटी होती तो यहाँ पे कौन एल्किन बनेगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? हॉफमैन प्रोडक्ट। और ये अपना जो है ये पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया, ये ऐसा बाहर निकल गया, अब प्लस क्या मिल जाएगा? H2। मजा आया? कितने लोग समझ गए इसको? ठीक है, सारा रीजन मालूम है आपको क्यों क्या कैसे हो रहा है? सो नोट कर लो। छोटी छोटी बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ
वो एडवांस्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे दिशांत ने पूछा कि K2CO3 का यूज क्यों करते हैं, या बेसिक मीडियम क्यों चाहिए, ये बन जाएगा। या प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, या प्रोडक्ट क्या बनेगा, या मॉइस्ट Ag2O क्यों लेते हैं, वाई वी हैव सेलेक्टेड Ag2O बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, एक दो बातें और कहने के बाद, और फिर सवाल ट्राई करेंगे। मजा आ रहा है? नोट कर लिए भैया लोग, आगे बढ़ें। ठीक है, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट? ओके, सो बच्चों, जैसे अगर क्वेश्चन दिया जाए, एक कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। वो ये मान लो अगर चारों मेथिल ग्रुप हों, जैसे N CH3 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 प्लस OH माइनस, अब इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो एल्किन बनने की कोई संभावना है? नो। हमने ज़बरदस्ती गर्म कर दिया बहुत तगड़ा, तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बन जाएगा ट्राई मेथिल अमीन, और वो बन जाएगा CH3OH। क्या बन जाएगा? CH3OH। क्लियर? बोलो, सही है ना? हाँ, ये एक बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरा, अगर ये एक तो केस हो गया हमारा, दूसरा मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर कोई ऐसा केस लूँ मैं, देखो ये अल्फा हुआ, अब बीटा में 2 लगाऊंगा, ठीक है बच्चों? वो ध्यान समझना पूरी कहानी को। अब मैं इसको दिया गरमाए, यहाँ पे है OH माइनस, देखो ये है अल्फा कार्बन, ऑब्वियसली ये बीटा है और ये भी बीटा है, बोले नो? अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनता, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ हाइड्रोजन है कि नहीं है? यहाँ भी हाइड्रोजन है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनता तो उसकी वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता, बोलो। लेकिन इस केस में हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड वहाँ बनेगा जिसका सब्स्टिट्यूशन कम हो, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस और ये यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड ऐसा बनेगा। और ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? यही हमको ज़्यादा मिलेगा। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा वाला नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रेजियो, ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट एक से ज़्यादा होता है बट एक उसमें मेजर होता है, एक को रिएक्शन सेलेक्ट करता है ना? तो रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। क्लियर? दिस वन। कुछ आसान क्वेश्चन है मेरे पास और उसके बाद कुछ बहुत आसान है। हो गया? चलो क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों।
हो गया। हो गया। ओके देखो यहाँ करेंगे हम लोग गरम, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, बोलो लेस हिंडर्ड ही है, बाकी सब टिक जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा, अब पता है इसको देख के हम डर भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है या नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपना बना देंगे हम प्लस ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोलो कितने लोग सही किए हो? सब सही कर दिए, देखे कमाल बाबा नागदेव का। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, इसको करोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ देखो अल्फा और बीटा, यहाँ देखो अल्फा बीटा, दो ही बीटा है भाई ना, ये बीटा ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, बोलो ये कम है, यहाँ भीड़ भाड़ कम है, तो यहाँ ऐसे, तो इसका पोर्ट ऐसा बनेगा। बोलो सही है नहीं है? यहाँ डबल बनेगा और ये ऐसे रह जाएगा। आसान है? कितने लोग सही किए इसको? गुड। अब ऐसा वाला आएगा, डरोगे? पहले उसे उठा के पटक दोगे कि तुम इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारी मेरी पुरानी जान पहचान है, इधर आओ, है ना? हाँ, अगला सवाल ट्राई करते हैं। रितु तुम थोड़ा लेट आई हो ना, तो मैं जितनी भी क्लास लिया हूँ सब रिकॉर्ड किया हूँ, और अभी तक मैं एक ही लिया हूँ, दूसरा है। ठीक है, तो तुम चाहो तो वो जो भैया रिकॉर्ड करते हैं उनसे ले लेना। मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है कि बच्चों के साथ जो पॉजिटिव कर सकते हैं करना चाहिए। बताओ। अब HEM, हेम से हमारी जान पहचान है ना हमारी। ठीक है, हो गया। ओके, यहाँ करते हैं HEM, मतलब पूरा प्रोसेस करेंगे ना, मेथिलेशन, फिर मॉइस्ट Ag2 से एंड देन स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस करेंगे हम लोग। तो देखो ये अल्फा मतलब क्या होगा, हीट के जस्ट पहले वाला सिचुएशन क्या होगा, मतलब ये मेथिलेशन, दो मेथिल ग्रुप आ जाएंगे, ये ऐसा रहेगा और यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ OH माइनस, बोलो यस नो, यही तो होगा। अब इसको हम गर्म कर तोड़ रहे हैं बच्चों, देखो तुम्हारा हम लोग अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, तो सबसे लेस हिंडर्ड बीटा पोजीशन कौन सा है? ये वाला, बोलो। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ डबल बन जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अल्फा बीटा में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। कैसे टूटेगा मैकेनिज्म पता है आपको, यहाँ H है बच्चों, OH माइनस H प्लस खुल जाएगा, H2 बाहर, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा, बोलो। यहाँ पहला A हमारा पोर्ट बनेगा, N, ये दो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, ये ऐसा हुआ और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर हमने HEM किया, तो यहाँ फिर से मेथिल आएगा, प्लस आएगा और तोड़ोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको ये ऐसा
बोलो 1 2 3 4 5 कार्बन, मतलब ऐसा कुछ मिला है ना। 1,3 पेंटाडाइईन, क्यों बच्चों 1,3 पेंटाडाइईन, ये तो मिला है। 1 2 अच्छा 1,4 पेंटाडाइईन। क्लियर, कितने लोग सही किए हो? ग्रेट। और इसमें गलत कैसे होगा? कोई कारण नहीं बनता है गलत होने का, कोई तरीका है क्या गलत होने का? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ये एक छोटी सी बात तुम्हें बतानी है मुझे। है सवाल तुमने कर लिया, अब इस पे सवाल है, कर लोगे ना? बच्चों हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी फेवर्ड, लिखो जरा, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी फेवर्ड बाई। हॉफमैन प्रोडक्ट कब हमको ज़्यादा मिलेगा? जब पुअर लिविंग ग्रुप हो, पुअर और बल्कि बड़ा सा मोटा सा बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस हो, बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस हो। ठीक है, और भी कई कारण हैं उसके। हॉफमैन प्रोडक्ट कब मिलेगा? हम चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। एक बात बता दूँ आपको, जितने भी रिएक्शन होते हैं सब चाहते हैं कि हमको मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिले, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन मिले, लेकिन अगर मजबूरी में वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है, तब पहुँच क्यों नहीं पा रहा है? ये जो अटैकिंग बेस है वो बहुत बड़ा सा है, मोटा सा है, और वहाँ भीड़ भाड़ है। कहाँ पर? जहाँ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है। या फिर बेस तो छोटा सा है, जहाँ अटैक करना है वहाँ भीड़ भाड़ है, उस पोजीशन पे भीड़ भाड़ है, उसके जस्ट बगल में भीड़ भाड़ है, तो फिर अगेन वो मजबूरी में। तो मतलब बताना चाहता हूँ कि जो हॉफमैन या लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन मिलता है वो मजबूरी मिलता है। कैसे मिलता है वो? हाँ, मतलब वो चाहता नहीं है, उससे बोले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है कि भैया मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बना दा वो उसकी इच्छा है। तो या फिर और भी रीज़न है, पुअर लिविंग ग्रुप, ये फ्लोराइड की बात की जा रही है, अबाउट विच आई विल डिस्कस विद यू सून, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। या फिर एक और है कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो किसी वजह से ज़्यादा स्टेबल हो जाए, कंजुगेशन की वजह से। किस वजह से? जो मोर सब्स्टिट्यूट, ये भी इस पर सवाल आया था 3-4 साल पहले जेई एडवांस्ड में। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है उसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वहाँ बेंजीन रिंग था, कंजुगेशन दे रहा था। बस समझे क्या? ये 3-4 वजह है। क्लियर हो गया आपको, है ना? मतलब हम कहते हैं इसको, मैं अब मेरी भाषा में कैसे पढ़ते थे जब हमने इसको पढ़ाया था, क्या है ना बच्चों, हमारा रिजल्ट जो कंप्रोमाइज़ हुआ है, मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ, कोविड के जस्ट पहले, तुम्हारे पहले एक रजत का बैच था, एकलव्य रजत, शायद तुम जानते होगे। कोविड के जस्ट पहले हमारे पास यहाँ पर 12th IT एक बैच था, अनन्य वगैरह थे, सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए ऑलमोस्ट। और एक बैच था हमारा प्रयागराज में, वो भी सारे सेलेक्ट हो गए। दोनों पैरेलल में फाइट मार रहे थे। हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं ना, अभी मैं नियम बना के, अब मैं शुरू कर नियम बना के सब बांधने जा रहा हूँ नियम से, और कड़ा कानून बनाने जा रहा हूँ, उसको फॉलो। कुछ बच्चों को मैंने स्कॉलरशिप दिया, डिस्काउंट दिया है, तो वो मुझे बोलने जा रहा हूँ, बच्चों खाली पैसे की भाषा समझ में आती है, तो बोलने जा रहा हूँ कि अगर आप मेरा नियम तोड़ोगे तो आपको पूरा फीस देना होगा। आपको डिस्काउंट में इसलिए दिया हूँ कि आपको नियम पालन करना है, पर डे क्लास करनी है, टेस्ट देना है, सॉल्व, और कम से कम जेई मेन में इतने नंबर पाना है, नीट में इतने पाना है। इससे कम किए तो पूरी फीस जमा करो। तो फीस पूरी न जमा करना पड़े, इसमें वो जान लगा देगा या लगा देगी, और जान लगाएगा सेलेक्ट हो जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। समझे? मैं कानून बना के आ रहा हूँ, और मम्मी पापा साइन, और सही में अप्लाई करूँगा। किसी की फीस मान लो मैंने भारी डिस्काउंट कर दिया, उसकी फ़ीस, जैसे नवोदय कोई बच्चा अगर 90% के ऊपर पाया तो उससे मैं 11,000 रुपये ले रहा हूँ, लेकिन जैसे वो एक दिन एब्सेंट हुआ उसकी फ़ीस तुरंत 1,08,000 हो जाएगी, और उसके पापा में मैं तलब कर लूँगा, नहीं खत्म 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 खत्म। तो इसका प्रभाव जानते हो क्या होगा? जो बाकी के हैं उनके ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो सांस नहीं लेंगे सब,
उनसे क्या है कि तुम मेरे को तुम्हें रसगुल्ला खिलाते हैं, कहे मेरे एब्सेंट हो जाऊंगा मैं मुझे जाने दो, 1,08,000 हो जाएगा, मुझे जाने दो भाई, समझे क्या? सही है ना तरीका? मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पोटेंशियल के बच्चे हैं, लेकिन वो ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे हैं कि जब उनको सपोर्ट मिलता है तो 5वीं रैंक लाते हैं, पूरा बैच सेलेक्ट होता है। ये मजाक नहीं था 5वीं रैंक, और न ही आसमान से टपका है ना, इसके पहले भी नहीं किसी का आया। और इसके एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिर्फ प्रयागराज का देखो, ये पहली बार हुआ जब सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों? हमने पढ़ाया ही नहीं। जो लोग ये भोकाल टाइट करते हैं कि बिना पढ़ाए भी अपने से रिजल्ट बचे, तो किए क्यों नहीं? पूरा बैच क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ? रीजन यही है। और वहीं से तो 5वीं रैंक आए थे भाई, सब जानता है, पूरी दुनिया जानती है यार, वहीं से तो एंजल निकली है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। इंडिया के बेस्ट कॉलेज बच्चे गए हैं, IIT कानपुर। तो ये मेरा यहीं पे एक बच्चा था 12th का, एक हम लोग सुपर 40 बैच बनाए थे यहाँ पे, इस बार फिर बनाएंगे 20 बच्चों को ये बनाएंगे। मैंने बगल में एक बिल्डिंग ले लिया है, जस्ट बगल वाली, इसलिए लिया कि उसमें 20-20 बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, और मार मार के भूत बना दूंगा जो बात नहीं मानेगा। तो हमारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं ना कि अगर वो हमारा साथ पाते हैं तो वो टॉप कर जाते हैं, ये शानदार रिजल्ट चमचमाता हुआ। अब अगर किसी वजह से गड़बड़ी हुआ तो इतने हम्बल बैकग्राउंड से हैं, उनके पास इतनी चुनौतियाँ हैं कि वो नहीं कर पाते। ऐसे नहीं है कि खुद ही से कर ले, जबकि मैंने ऐसे कई जगह देखा कि वो पढ़ाई नहीं करा है, कोविड हुआ नहीं पढ़ाया, रिजल्ट उनका जैसे हर साल होता है वैसे उस साल भी है। कभी पहले बहुत अच्छा नहीं आया, इस बार बहुत अच्छा नहीं आया, चल रहा है। जानते हो क्यों? बच्चे अच्छे हैं, वो उस टाइप के अपने से कर लेते हैं। तो क्लास चले तब भी करेंगे, नहीं करे तब भी करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं आया। बट हमारे यहाँ इफेक्ट साफ साफ दिख रहा है। इतने सालों में पहली बार हम बहुत आई एम नॉट फीलिंग वेरी प्राउड। द रीजन इज वेरी क्लियर, इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो मैं बताऊँ तो तुम लोग पूरा दम है, तुम्हारे जो नंबर थोड़े कंप्रोमाइज हुए तो ये मत समझना तुम किसी से कम हो, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम इंडिया का टॉपर रैंक हो। और आने वाले टाइम में तुम चूंकि तुम में पोटेंशियल है, तुम्हें सिर्फ IIT में घुस जाना है, वहां जाके हंगामा मचा दोगे, समझ लो ना। ये टॉप कुछ नहीं होता है रे, फर्स्ट रैंक वेस्ट रैंक क्या है? तुम कर जाएगा, उसको पिछाड़ दोगे तुमको पता नहीं, एक लड़का था हमारे, उसको लास्ट में 3-4 महीना हम लोगों से पढ़ा था, पूरा क्लास नहीं कर पाया था। वो फार्मेसी मिला था उसको IIT BHU में, नवीन नाम था क्या? नवीन, यस, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, B फार्मा। ब्रांच चेंज करके कंप्यूटर साइंस में आ गया, मतलब एक बीटेक में टॉप कर गया। जब गया होगा उसके सबसे कम नंबर थे, टॉप कर गया, और ब्रांच कहाँ आया वो? कंप्यूटर साइंस में, सबको पिछड़ा वो। तो आप लोग वही करने वाले हो, IIT में अच्छी रैंक लाओगे, वहाँ जाके फोड़ोगे। तो आपके जो परफॉर्मेंस है ना, वो बेसिकली आपके परफॉर्मेंस नहीं है, आपके और कोविड के परफॉर्मेंस मिलके हैं। तुम कहोगे सर सब पे तो असर पड़ा होगा, नहीं पड़ा है। जिसके घर में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिसके घर में पापा मम्मी बहुत पढ़े लिखे हैं, जिसको कोचिंग एक बस ऐसे ही रेगुलरिटी के लिए है, तो उसके ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ा है। नहीं तो जैसे हमारा रिजल्ट कंप्रोमाइज हुआ, बस मैं दुखित तो हूँ, लेकिन पता है कि प्रॉब्लम क्या है। बात समझे क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आप लोग हो एटम बम कभी फट जाओगे, समझ रहे हो ना? हाँ, तो उसके लिए नागासाकी हिरोशिमा की जरूरत नहीं है, फटोगे तुम लोग, ठीक है? हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। तो बच्चों देखो, जब पढ़ा रहे उसको ध्यान रखना और तुम करो, कॉन्फिडेंस में पूरा ही रहना है। मैं तो कभी जाके बहुत बुरा भी लगता है कि कितने सारे बच्चों को, और हम ज़्यादा अच्छा काम करते तो बताओ मैं, हम हम्बल बैकग्राउंड के बच्चों को IIT और मेडिकल में पहुँचाते हैं, बाकी लोग अमीर के बच्चों को पहुँचाते हैं। उनको पहुँचाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इनको पहुँचाना ज़्यादा बड़ा बदलाव लेके आना है। समाज में जो इम्पैक्ट डालना है, एक जो गरीब का लड़का निकल के IIT कानपुर में T-शर्ट पहने घूमता है, तो वो बदलाव लेके आता है ना, वो इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी के ऊपर, नहीं? तो ये तुम लोग वही हो, धमाका मारा मचाएगा, ठीक है? अब क्या हॉफमैन प्रोडक्ट कब मिलेगा? तो एक तो बच्चों जब भी ध्यान देना, जब भी एल्किल फ्लोराइड का करेंगे हम लोग एलिमिनेशन, किसका? तो हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। और दूसरा बल्कीनेस, ये भीड़ भाड़, स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कीनेस की वजह से, मोटापा की वजह से, क्या कहाँ पर?
कहाँ पर मोटापा भाई? कि मोटापा या तो उस बेस में है, वो बेसवा बहुत मोटा है, या फिर मोटापा अटैकिंग साइट पे है, जहाँ अटैक हो रहा है वहाँ भीड़ भाड़ है, वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है, या फिर मोटापा नेबरिंग पोजीशन पे है, जस्ट बगल में है। समझे क्या भाई? वो कहें तुम कहाँ चाहता है? कहें चाहते हैं भैया ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बने, मोर सब्सटीट्यूटेड। क्या बनाओ? कह रहे वहाँ पहुँचेंगे तब ना। कहाँ नहीं पहुँचे? बेसवा बड़ा मोटा पहुँच घुस ही नहीं पा रहा उसमें। समझे? कहते इसको कहीं अटैक, जहाँ पे अटैक करना वहीं बहुत बड़ा ग्रुप लग गया है, कि यहाँ पे कि बगल में इतना बड़ा ग्रुप है, नहीं पहुँच पा रहे हैं। नहीं पहुँच पा रहे हैं मतलब कम पहुँच पा रहे हैं। मतलब अगर हम लोग 10 की पावर 6 मॉलिक्यूल्स का अटैक करा रहे होंगे तो 50-60 100 पहुँचा, बाकी नहीं पहुँच पाया। पहुँचता तो रिएक्शन होता, पहुँच ही नहीं पाया। नाउ तीसरा है कंजुगेशन। लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर कंजुगेशन में होगा तो वो बन जाएगा। ये सब आपको ध्यान देना है, ये सब एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको हॉफमैन प्रोडक्ट की बच्चों। जैसे देखो ये एकदम टिपिकल एग्जाम्पल है। अरे बाप रे बाप, ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ ब्रोमीन है, ये देखो ब्रोमीन का अल्फा और ये बीटा पोजीशन। यहाँ बीटा पे 2 मेथिल ग्रुप लगा दो, आप इसको गरमा दो, हैं CH3O- ले लो और इसको गरमा दो। ये रिएक्शन करो, बेस ले लिया आपने, बोलो। अब ये HBr यहाँ से निकल डबल यहाँ बनाए, ये लेस हिंडर्ड है, या H+ यहाँ से निकल डबल यहाँ बनाए, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड बनेगा तो इसके साथ कंजुगेशन में होगा ना, बोलो। यहाँ डबल बॉन्ड, समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग? अगर डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, ये डबल बनता है, ये निकलता है, तो यहाँ कंजुगेशन में होगा ना, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, C डबल बॉन्ड C, ये हमको क्या मिल गया? हॉफमैन प्रोडक्ट। क्यों? क्या बेस बड़ा था? नहीं भाई। क्या यहाँ पे भीड़ भाड़ था? नहीं भाई। क्या था? लेस substituted product is more stable because of conjugation, and that's why. So it's a very good example. ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एडवांस में 2-3 साल पहले पूछा गया था। अब पता है सवाल आएगा, तुम देखते ही समझ जाओ कहना क्या चाह रहा है ये, तुमको क्वेश्चन की भाषा समझ में आएगी, क्या सोच के बनाया गया है। हो गया? ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ये फिल देता हूँ। मैं एक डेटा लेके आया हूँ बस आपको दिखाने के लिए कि अगर हम लोग बेस बल्कि करते जाएं तो हॉफमैन प्रोडक्ट का परसेंटेज कैसे वेरी करेगा। मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का परसेंटेज कैसे वेरी करेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए है, बस इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इथॉक्साइड लिया तो 30% मिलेगा। अगर हमने बल्कि कर दिया, ट्राई मेथिल CO- कर दिया, अब हमें 72% मिलेगा। अगर हमने एथिल और डाई मेथिल, मतलब यहाँ एक मेथिल को एथिल से रिप्लेस कर दिया और बल्कि कर दिया, तो ये मिलेगा हमको 77%। अगर हमने ट्राई एथिल ले लिया मतलब और बल्कि कर दिया तो ये हमको मिलेगा 78%। कुल मिला के बच्चों ऐसा नहीं है कि 100% हॉफमैन प्रोडक्ट मिल रहा है, इट्स ए मेजर प्रोडक्ट एंड यू आर सीइंग एज वी आर इनहेंसिंग द बल्कीनेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ते चला जा रहा है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं E1 रिएक्शन। E1 तो मैंने आपको क्या बता दिया कि हमेशा हमको एंटी एलिमिनेशन करना है। हॉफमैन प्रोडक्ट कब मिलेगा बता दिया आपको, ठीक है। E1 बता देता हूँ, फिर आपको E1C भी बता दूंगा लास्ट। E1 में बच्चों हम लोग रिलेटिवली वीक बेस यूज करते हैं। कैसा बेस यूज करते हैं? वीक बेस।
वीक बेस मतलब जैसे N3 माइनस हुआ, जैसे I माइनस हुआ, जैसे CH3COO माइनस हुआ, जैसे CN माइनस हुआ, SH माइनस हुआ या एल्कोहल हुआ। ऑल दीज आर, इससे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इनको हम लोग वीक बेस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ये वीक बेस है, मतलब बेस की इतनी औकात नहीं है कि जाके वहां से H+ खींच के ले आए, है ना, इतनी औकात नहीं है। तो जब हम लोग रिएक्शन करते हैं बच्चों, ऐसे मान लो यहाँ H है और यहाँ X है, हमने बेस इनमें से कोई चूज कर लिया, कोई गधा बेस। ऑब्वियसली गर्म तो करना ही है, बोलो एलिमिनेशन है, गर्म तो करना ही है। तो गर्म करेंगे तो ये बेस की औकात है। बेस से पूछा ये कि निकलोगे, तो मैं आराम कर रहा हूँ, तो जो करना कर लो काम चुरवा है वो, समझे, वो आराम की मुद्रा में अपना कुंडली मार बैठा है। ये बॉन्ड ने पोलरिटी गर्म किया तो X- निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। यहाँ क्या बना, इंटरमीडिएट। तो यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, बिकॉज यहाँ कार्बोटाइन बना। और उसके बाद आफ्टर रीअरेंजमेंट यहाँ से H+ निकलेगा और ये बॉन्ड बन जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन। क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस वन इज इवन रिएक्शन। अगर इसके रेट की बात किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड करेगा, बोलो इस पर डिपेंड, रेट कांस्टेंट इनटू इसका ऑर्डर कितना हुआ 1, मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ 1, यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है। और चूंकि कार्बोडाइन बनना है बच्चों, तो इसका फॉर्मेशन जो है वो रेट को, इसका बनने का रेट जो होगा वो ओवरऑल रेट को प्रभावित करेगा ना। तो ये कार्बोडाइन का टर्सरी होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, तो टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। सो हम बोलेंगे कि एल्किलाइड टर्सरी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है, तो E1 और E2 रिएक्शन का डिफरेंस है। E1 में इंटरमीडिएट बनता है, E2 में नहीं बनता है। E1 में वीक बेस लेते हैं, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। E2 में रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, E1 में हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, हो सकता है। चलो भाई एक क्वेश्चन ट्राई करो, नोट कर लिया है सब, कंप्लीट रिएक्शन। हो गया क्या? ये Cl है, एथिल एल्कोहल, लो टेम्परेचर, एथिल एल्कोहल, हाई टेम्परेचर।
हो गया? हो गया बच्चों? देखो इसमें क्या होगा, कौन सा रिएक्शन? E1। बोलो, ये वीक बेस है ना, यहाँ कौन सा रिएक्शन? गरम किया है, गरम किया तो एलिमिनेशन होगा। कौन सा, E1 या E2? यहाँ नो रिएक्शन, क्योंकि E2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता। और अल्फा बीटा, बीटा पे कोई हाइड्रोजन है? बोलो, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? ये E2 ही होगा कि NH2 माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन होगा? नहीं होगा। अब यहाँ आ जाओ, ये E1 वाले केस में यहाँ पे रिएक्शन होगा, ये Br माइनस निकल गया तो यहाँ क्या बन गया? कार्बोकेटायन। क्या हुआ इसका? रीअरेंजमेंट। ये मेथिल शिफ्ट होगा, मेथाइड शिफ्ट न बच्चों? तो ये ऐसा यहाँ आ गया पॉजिटिव। बोलो, अब अब बेस जो है H+ को निकालेगा, तो यहाँ से निकालेगा ना बच्चों, ताकि जो डबल बॉन्ड की ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। बोलो, ये ऐसा प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। कितने लोग सही किए इसको? क्या बढ़िया बात। तो ये दो बातें थी, एक तो बताना था कि E1 E2 रिएक्शन को आप जज करो, जज करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बेस की लिस्ट लिखवाई आपको। ये E1 देगा, हो जाएगा। बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है, E2 होना चाह रहा था, हाइड्रोजन ही नहीं है तो होगा कहाँ से? तो नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ आते हैं लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन। लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन, ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ये निकलेगा, यहाँ कार्बोडाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट हो सकता है बट कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी टर्सरी है। इसके ऊपर फिर जाके वो OTET लग जाएगा ना बच्चों, ये बन जाएगा ईथर। क्या बन जाएगा ये? ईथर। और वही हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा? यहाँ से H+ निकलेगा, हाई टेम्परेचर पे H+ निकलेगा और बन जाएगा एल्कीन। बोलो, मजा आएगा नहीं इसमें? मैं एक सवाल आपको ABCD वाला कराना चाहता हूँ, थोड़ा ABC टाइप सवाल, क्योंकि तुम लोग तो लंच करके आ गए हो, मुझे तो लंच करना है। मैं तो आ गया था टाइम से क्लास लेने के लिए, और मेरे पास ABCD वाले बहुत सवाल हैं, गनगोर है ना। IIT के भी हैं, लेकिन एक मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया जो मुझे बहुत ही पसंद है। एक किताब में खूब सारे सवाल दिए हुए हैं, तो तुम लोगों को तो मैं बोल रहा हूँ क्या करना है, सवाल कहाँ से करना है? प्रीवियस ईयर JEE एडवांस्ड, बहुत सवाल हैं, मतलब बहुत सालों के सवाल हैं, उतना कर डालो बहुत है। एक क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, एक हाइड्रोकार्बन है A, हाइड्रोकार्बन A, और A का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C7H14, लिखा है एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियोमरिक फॉर्म्स। ये 2 स्टीरियोमरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियोमरिक फॉर्म्स। ये A की विशेषता है। ये सब A ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, A ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस किया हमने तो हमें मिला B और C। B, ये बिल्कुल IIT के फ्लेवर का सवाल है, इसमें IIT खुशबू आ रही है मुझे। C3H6O और C मिला हमको C4H8O। B ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, B का अगर हाइड्रोजिनेशन किया जाए, कैटलिस्ट के में निकी लुकी ले लो कुछ भी, इल्ड D दिया,
डी के विषय में कह रहा है C3H8O। लिखा दैट कैंट बी रिजॉल्व इनटू इनैंसियोमर्स, कैंट रिजॉल्व, कैंट रिजॉल्व, ये डी के विषय में बता दिया। नाउ सी ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ऐसे ही आपको सवाल पढ़ के लिखना पड़ेगा इल्स ई, और सवाल पढ़ते पढ़ते आप जब कुछ सवाल बना लोगे आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है वो, पढ़ते पढ़ते ही आपको आंसर निकल के आना शुरू हो जाएगा। विच कैन बी रिजॉल्व इनटू इनैंसियोमर्स, ये इसका रिजोल्यूशन हो सकता है। नाउ बी ऑन ट्रीटमेंट विद HCN, बी को अगर हम HCN से ट्रीट करते हैं फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोडक्ट, जिसका बाद में हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। इल्स F, ये F दिया जिसका फॉर्मूला है C4H8O3, विच कैन बी रिजॉल्व इनटू इनैंसियोमर्स, जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है। C ऑन ट्रीटमेंट विद HCN, जबकि अगर C को हम लोग HCN से ट्रीट करें और बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करें हम लोग, तो ये प्रोडक्ट देता है GC5H10O3 है। ये भी रिजॉल्व हो सकता है, विच कैन बी रिजॉल्व। आपको A से G तक सबको बनाना है, राइट। फाइंड A to G। कोई सवाल में कोई कहीं डाउट? A का फॉर्मूला दे दिया, उसके दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया गया तो B और C मिले जिनका फॉर्मूला दिया हुआ है। B का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया गया तो D मिला जो रिजॉल्व नहीं हो सकता। C का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया गया तो E मिला जिसको रिजॉल्व हम कर सकते हैं। B को अगर हम लोग HCN से ट्रीट करते हैं और फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो F मिलता है जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। वैसे C को HCN से ट्रीट करें, हाइड्रोलिसिस करें, G मिलता है, उसको भी हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड A B C D E F G। हो गया? बना लिया? बहुत तेज है भाई। हो गया? चलिए टाइम ओवर। अब मुझे भारी खुशी हो रही है ये बताते हुए और ये देखते हुए भी कि जैसे मैं सवाल दिया रितुल तुरंत कर लिए, एकदम सही एक्सप्लेनेशन भी था इसका। सर से रियली ग्रेट। और ये सवाल है ना, ऐसे सवाल IIT में पूछे जाते हैं, राइट। हम लोग और भी सवाल ट्राई करेंगे। मैं आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊँगा, मैं आपको पॉलीमर भी पढ़ाऊँगा, मैं आपको अमीन कुछ क्वेश्चन कराऊँगा, ये सब करा ही दिया है ना। तो हम लोग ऑर्गेनिक पे बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन का अमाउंट कुछ सवाल करा दूंगा। तो